कि इस चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, अगर किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है नरेंद्र मोदी के बाद, तो वो चिराग पासवान ही है। जीतन राम मांझी की जीत में एक बहुत बड़ा रोल हमारे चिराग पासवान का रहा। नरेंद्र मोदी के हनुमान खुद को बताते हैं, लेकिन बिहार के ये मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं आगे भविष्य में। बिल्कुल, मैं वही कहना और खड़ाऊ रख के मतलब तब हनुमान वो नहीं रहेंगे, तब वो भरत की भूमिका में आ जाएंगे। अभी तो नीतीश कुमार को नहीं छेड़ेगी, लेकिन भविष्य के नेता के तौर पर वो चिराग पासवान को स्थापित कर सकती है। पहला डिसीजन आपको याद होगा, एनडीए में रामविलास पासवान को लाने वाले चिराग पासवान ही थे। चिराग पासवान कैलकुलेटिव है, जो डिसीजन लेते हैं वो मतलब तुक्का लगाकर सही नहीं हो जाता है, वो कैलकुलेट करते हैं। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बिहार की राजनीति के मजे हुए खिलाड़ियों की बूढ़ी होती पीढ़ी के बीच दो युवा राजनेताओं ने अपनी चमक बिखेरी है और लोगों को ये संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। इनमें से एक हैं राजद नेता तेजस्वी यादव और दूसरे हैं लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। आज से 3 साल पहले जब चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस ने भतीजे से विद्रोह कर अलग पार्टी बनाई, तो चिराग पासवान एक तरह से हाशिए पर चले गए थे। उनसे पार्टी कार्यालय तो छिना ही, सांसद भी पशुपति पारस की तरफ चले गए। लेकिन चिराग ने धैर्य के साथ सही वक्त का इंतजार किया। लोकसभा चुनाव में बाजी पलटी और बीजेपी ने चाचा पशुपति पारस को किनारे लगाते हुए चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटें देकर अपना भरोसा उन पर दिखा दिया। चिराग पासवान की किस्मत ने साथ दिया और उनकी पार्टी 5 की 5 लोकसभा सीटों पर जीतने में कामयाब रही। लोजपा रामविलास की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद चिराग पासवान की राजनीति को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान एक चैनल पर चर्चा में जुटे एक विश्लेषक ने तो यहां तक दावा कर दिया कि चिराग पासवान बीजेपी के अगले हेमंता विश्व शर्मा बनने जा रहे हैं। फिलहाल यह अनुमान हाइपोथेटिकल है, लेकिन इतना जरूर है कि चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की नजदीकियां किसी से छुपी हुई नहीं है। चिराग पासवान भी समय समय पर स्वयं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। आज की चर्चा के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान का भविष्य क्या है। आने वाले समय में वो भाजपा के साथ बने रहेंगे या फिर कभी अपने दम पर बिहार की सत्ता को प्राप्त करने की स्थिति में आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप मानते हैं कि चिराग की धमाकेदार एंट्री के बाद तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा सा खतरा बना है? तेजस्वी यादव की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इस चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, अगर किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है नरेंद्र मोदी के बाद, तो वो चिराग पासवान ही है, जिनकी स्ट्राइक रेट 100%, जिनकी वोट ट्रांसफर की क्षमता 100%। अगर मैं ये बोलूं कि एनडीए को बिहार में कम से कम 10 सीटें और मिल गई और उसमें बहुत बड़ा रोल चिराग पासवान का था। मैं खासकर उन सीटों की चर्चा करना चाहूंगा जहां पे बहुत क्लोज फाइट रहा, जहां पे हार जीत का अंतर बहुत कम रहा। लोकसभा में ऐसा होता नहीं है अमूमन, लेकिन इस बार बहुत कांटे की टक्कर थी। तो उन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उनका वोट बैंक अपना नहीं है, लेकिन वो पारंपरिक वोट बैंक उनका है, जो उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का वोट बैंक था। जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे वो इनके साथ भी जुड़े हुए हैं। असली बात यह है कि पूरे वोट की शक्ति को ट्रांसफर करवा देना, तो हर जगह पर यह काम हुआ है और इसकी वजह से एनडीए के कई सहयोगियों को लाभ मिला है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर बोलूं कि जीतन राम मांझी की जीत में एक बहुत बड़ा रोल हमारे चिराग पासवान का रहा। यानी उनकी जो वोट परसेंटेज जो उनके साथ जुड़ा हुआ है पारंपरिक तौर पर, उसने जीतन राम मांझी को वहां पर जीत
एक तरह से सुनिश्चित करा दिया। बिल्कुल। बहुत करीबी मामला था। अगर आप देखें कई और स्थानों पे जो जीत हुई है, जीत और हार का अंतर जो है, मधुबनी में अगर जीत हार का अंतर आप देखें तो वहां भी जो इनका रोल है वो बहुत ही प्रशंसनीय रोल है। अपनी सीटें तो इन्होंने निकाले ही, 100% स्ट्राइक है। बाकी कई सीटों पर भी इनका जो है वोट ट्रांसफर करने की जो क्षमता है वो काम आई है, एनडीए के काम आई है। और जो अपने इंट्रो में आप बात कर रही थी कि नरेंद्र मोदी के हनुमान खुद को बताते हैं, लेकिन बिहार के ये मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं आगे भविष्य में। बिल्कुल, मैं वही और कहना खड़ाऊ रख के मतलब तब हनुमान वो नहीं रहेंगे, तब वो भरत की भूमिका में आ जाएंगे, यानी छोटे भाई की भूमिका में आ जाएंगे और खड़ाऊ रख के यहाँ पे वो शासन कर सकते हैं। लोकतंत्र में शासन तो नहीं कर सकते हैं, सत्ता चला सकते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की जो धमाकेदार एंट्री हुई है, एंट्री तो पहले से थी, कहिए तो उनकी चमक बढ़ी है पहले से। तो चमक जो बढ़ी है, कहीं न कहीं भविष्य में बीजेपी ये सोच सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार अब शायद 1 या 2 टर्म, 1 टर्म ही हमको लगता है कि रह पाएंगे, या उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 टर्म और रह सकते हैं। अभी तो नीतीश कुमार को नहीं छेड़ेगी, लेकिन भविष्य के नेता के तौर पर वो चिराग पासवान को स्थापित कर सकती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो बीजेपी के किसी नेता को छोड़ के चिराग पासवान को स्थापित करना चाहेगी? क्या एक दूसरे दल को स्थापित करना चाहेगी? क्या वो दूसरा नीतीश कुमार बनाना चाहेगी? या फिर चिराग देर सवेर भाजपा में आएंगे और भाजपा उनको प्रमोट करेगी? ऐसा मेरा अपना जो एनालिसिस है वो ये लगता है कि चिराग शायद आना पसंद ना करें, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है, जो जातीय वोटों का जो गणित है, स्ट्रेंथ है, आमतौर पर दल में आने के बाद वो स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, आप कहीं ना कहीं गुलाम हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर क्या है, क्या वो मुख्यमंत्री ऐसे में भी बन सकते हैं? क्या इतना जनाधार वो कर पाएंगे? चूंकि सौम्य हैं, सुशील हैं, मृदुभाषी हैं, जनता पर जो नहीं उनके समर्थक हैं वो भी उनके प्रति अच्छा भाव रखते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? एक जो उपमा आपने उनके लिए इस्तेमाल नहीं की, वह राजनीतिक रूप से परिपक्व। तो चिराग पासवान अब राजनीतिक रूप से भी परिपक्व हो गए, यानी परिपक्वता की क्या पहचान होती है? थोड़ा सी प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है परिपक्वता, आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत, लेकिन मैच्योरिटी, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए वो चिराग पासवान में आ चुकी है। क्योंकि उनके डिसीजंस जो है, पहला डिसीजन आपको याद होगा, एनडीए में रामविलास पासवान को लाने वाले चिराग पासवान ही थे। ये तब मैं एलजीपी बीट भी देखा करता था और मेरा पर्सनल अनुभव है कि उस समय 2014 में जब एलजेपी रामविलास पासवान के नेतृत्व में एनडीए के पास गई तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका चिराग पासवान की थी और ये बहुत ही डिसाइसिव था एलजेपी के लिए। एलजेपी जो अपना सब कुछ एक तरह से गंवा चुकी थी, एलजेपी को वापस मेन स्ट्रीम में लाने का ये डिसीजन था। और आप देखें कि 2014 के चुनाव में क्या हुआ, 2019 के चुनाव में क्या हुआ कि इनकी संख्या बढ़ती गई। और पिछले चुनाव में 2019 में 7 में से 6 सीटें एलजेपी के हिस्से में गई थी। रामविलास पासवान भी तब हाजीपुर से जीते थे और जमुई से चिराग पासवान भी जीते थे। इसके अलावा अन्य सीटों पर जो अन्य लोग थे, एक ही सीट सिर्फ उस वक्त गंवाई थी। इस बार 5 सीटें मिली और 5 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि इस बार की जो जीत है वो 2019 की तुलना में बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कई ऐसी सीटें थी, खगड़िया की सीट, जमुई की सीट, वो बुरी तरह से फंसी हुई थी। जमुई की सीट के बारे में यह कहा जा रहा था कि चिराग पासवान ने अपने बहनोई को टिकट दिया है और उससे वहां की जनता जो है वो नाखुश है। बिल्कुल। लेकिन चिराग पासवान ने वहां जाकर अपने एक भाषण में ये कहा, जो इस संवाद है, और चिराग पासवान की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने एक ही बात कही कि हमने अपने बहनोई को टिकट इसलिए दिया है ताकि आप हमें वोट दें, हमें देखकर वोट दें। बहनोई नहीं है, ये कोई और नेता नहीं है, ये चिराग पासवान ही है वहां से। तो इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो अगेंस्ट जो सेंटीमेंट जा रहा था वहां पे कि चिराग पासवान स्वयं नहीं लड़ रहे हैं जमुई से, जहां की जनता ने उन्हें 2 बार भेजा लोकसभा,
तीसरी बार वहां से नहीं लड़ रहे हैं, इन्होंने अपने बहनोई को किसी, तो उन्हें ये एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जमुई की जनता को। ये कन्विंस कराने में वो पूरी तरह से कामयाब हुए और वो सीट निकल गई उनकी। ये बहुत बड़ी बात है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी हम बता दें आपको कि चिराग पासवान कैलकुलेटिव है, जो डिसीजन लेते हैं वो मतलब तुक्का लगाकर सही नहीं हो जाता है, वो कैलकुलेट करते हैं। उसका मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि जब 2014 के चुनाव में वो चुनाव लड़ रहे थे जमुई से, पहला चुनाव था उनका, उससे पहले तो वो फिल्मों में थे, और फिल्मों में पहला फिल्म उनका आया और पहला फिल्म फ्लॉप हो गया, तो तुरंत ही ये ऐसा व्यक्ति है जो अपने गलत डिसीजन को एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ, फिल्मों में हमारी जिद तो थी कि फिल्म में हम सक्सेसफुल हो, लेकिन फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूं, कंगना रनौत के साथ ही वो मूवी थी, तो वो फिल्म चली नहीं, फ्लॉप हो गई। तभी उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा, अपने पिता की विरासत को संभालूंगा। और वहां उन्होंने वो जो होता है कि मतलब साल दर साल फ्लॉप फिल्में देते चली जाए, वो उन्होंने रिपीटेशन नहीं किया। तो नाकामयाबी को रिपीट करने वाले इंसान नहीं है। और हम अपना अनुभव बता दें आपको कि जब वो जमुई सीट से चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, तो उनके साथ में पूरे उनके कैंपेन को कवर कर रहा था, और जमुई से तारापुर बाई रोड हम जा रहे थे, और जमुई के उन इलाकों को दिखाते हुए जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे वाहन में, तो बाहर वो जो पूरा इलाका है वो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। अब उस प्रभाव उसका बहुत कम हो गया है उस क्षेत्र में, लेकिन उस समय तो नक्सलवाद था और कई सारी गतिविधियां वहां पे हुई। तो मैंने एक जो सवाल किया उनसे, वो ये किया कि नक्सलवाद का आप अंत कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब तक जनता लोगों से जुड़ेगी नहीं, नेता जनता से जुड़ेंगे नहीं, आम लोगों से जुड़ेंगे नहीं, उनकी समस्याओं को देखेंगे नहीं, तब तक ये नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। मुझे लगता है कि एक परिपक्व राजनीतिक ही ऐसा जवाब दे सकता है। और फिर इंटरव्यू के अंत में मैंने उनसे कहा कि मैंने आप दो जो बहुत कठिन सवाल थे वो मैंने आपसे नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पूरी आजादी, आप पूरा पूरा इंटरव्यू पूरा रिपीट कीजिए, आप, हमने आपको मना नहीं किया। तो जो नेता पहले चुनाव में इस तरह की पत्रकारों से इस तरह की बातें कर सकता है, उसमें पोटेंशियल तो है, आगे राजनीति वो करेगा। और अभी उसकी उम्र की अगर हम लोग बात करें, उस नेता की उम्र की बात करें, तो वो अपने युवावस्था में है, पूरी तरह से एनर्जी से, ऊर्जा से भरा हुआ है। और आपने जो चर्चा की कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, हम इससे पहले कुछ बोले, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है। मेरा बस यही कहना था, आपकी बात से हम सहमत हैं, और मेरा सिर्फ ये कहना था कि आप जो कह रहे हैं कि मैच्योर पॉलिटिशियन, तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। जैसे आप देखिएगा कि जब उनके चाचा ने विद्रोह किया और अलग पार्टी बना ली, सिंबल भी गया, सांसद भी गए, और उस समय बीजेपी भी साइड ट्रैक कर दी उनको, क्यों? अपनी मजबूरियां थी उनकी, लेकिन जो भी था साइड ट्रैक थे ये। और उस दौरान आरजेडी ने बहुत डोरे डालने की कोशिश की उनके ऊपर, और जिस तरह से वो साइड ट्रैक थे, कोई दूसरा नेता रहता तो घबरा के ज्वाइन कर लेता, क्यों इधर तो हमारे साथ धोखा हो गया, मेरे चाचा को मंत्री पद दे दिया गया और मैं एकदम कुछ खाली हाथ रह गया, और इतना मैं हनुमान खुद को बीजेपी का बताता था, नरेंद्र मोदी का बताता था, लेकिन मुझे उतना वेट नहीं मिला। लेकिन वो बिल्कुल शांत रहे और वक्त का इंतजार किया। वहां वो आरजेडी की तरफ से बहुत चारा डाला गया, लेकिन नहीं गए। और मेच्योर इसलिए हैं कि वो जानते हैं कि देर सबेर बिहार की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता और बढ़ने वाली है। वो जानते थे कि तेजस्वी यादव के साथ जाने से फिर उनका वो कद, वो अहमियत नहीं रह जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि वहां जाते तो फिर तेजस्वी के नीचे ही उनको रहना पड़ता। अभी क्या है कि अब एक संभावना लोग उनमें भी देख रहे हैं कि भविष्य में शायद वो बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, चाहे गठबंधन के साथ हों, चाहे अलग से हों, चाहे विलय करके हों, जो भी मे भी की ऐसा हो सकता है कि वो ये अभी निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ा जुझारू नेता विरोध का, आरजेडी के विरोध में कोई दिख नहीं रहा है। तो उनके पास उम्र भी है, संयम भी है, स्वभाव भी है, जनता से जुड़ने की जो आकांक्षा है, और उसके साथ ही उस तरीका भी है, उस सब कुछ जानते हैं। तो एक संभावना बनती है कि आगे आने वाला भविष्य उनका बहुत ब्राइट हो।
इसमें 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 कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है कि भविष्य जो है इन्हीं दो चेहरों का है, युवा चेहरे हैं। बाकी जो तमाम जो है वो 70 पार वाली लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और उनसे बहुत हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो उनके सामने कोई विकल्प दिखता नहीं है। बिल्कुल। काम की अगर हम लोग बात करें, उनकी उपलब्धियों की चर्चा करें तो कोई विकल्प दिखता नहीं है। लेकिन उम्र की एक सीमा होती है, एक पड़ाव होता है, तो अगला टर्म वो लेना चाहेंगे नहीं लेना चाहेंगे ये सवाल तो अलग है। असली सवाल ये है कि क्या इस उम्र में फिर से वो जिम्मेदारी उसको पूरा करना उनके लिए मुमकिन होगा। तो ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पे विकल्प की बात होती है, तो आरजेडी के पास तो विकल्प तैयार है। अगर महागठबंधन की ये स्थिति बनती है कि वहां पे सरकार उनकी बनती है तो तेजस्वी यादव का नाम आगे है। सबसे बड़ी पार्टी के वो नेता इस समय हैं और अगले चुनाव में भी जो जो समीकरण है, जो वास्तविकता है हमारे बिहार के परिवेश की, राजनीतिक परिवेश की, उसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही बनेगी महागठबंधन की, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी, सबसे ज्यादा सीटों जीतने की संभावना उन्हीं की होगी। तो अगर उनकी स्थिति बनती है, सरकार बने, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के ऑब्वियस चॉइस हैं। लेकिन अगर दूसरा पक्ष विजयी होता है तो उनके पास कोई पहले से डिसाइडेड कोई नेता ऐसा है नहीं। जो संभावना हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान में, वो बिल्कुल वाजिब है और आकलन पर आधारित है। आप ऐसा नहीं है कि वो कपोल कल्पना है कि ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं ऐसी स्थितियां बनेंगी तो ऐसा ही होगा। अभी के डेट में फिलहाल इस चुनाव में तो नेता है इनके पास, क्योंकि अभी ये नीतीश कुमार को नहीं छोड़ने वाले हैं। और नो डाउट कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए जो भी किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। मैं पहले इलेक्शन हो जाए इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। 2025 में नीतीश कुमार हैं, उसके आगे के चुनाव में मुझे संभावना चिराग की दिखती है। आप श्योर लगती हैं कि 2025 में नीतीश कुमार ही होंगे? नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, मेरे ये कहने का मतलब कि इस साइड से एनडीए का चेहरा है। एनडीए का चेहरा हमको ऐसा लगता है कि 2025 में नीतीश कुमार ही होंगे। 2025 के बाद जो नेक्स्ट चुनाव है उसमें हम एक संभावना के रूप में चिराग पासवान को देखते हैं। हाँ, आरजेडी से तो तेजस्वी है। यदि आरजेडी की सरकार आई तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि तेजस्वी यादव को बनना है। अब नीतीश कुमार का क्या है कि नीतीश कुमार को लेकर एक धारणा बनी है। उन्होंने अपराध पर, शिक्षा पर बहुत काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, बिहार को बहुत कुछ दिया है उन्होंने। नो डाउट हम एडमायर करते हैं उनको काफी। लेकिन ये बात भी एक आम जन में है कि नीतीश कुमार का पहला टर्म जितना अच्छा था उतना दूसरा नहीं रहा, और दूसरा जितना अच्छा था उतना तीसरा नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं अब वो थके हुए से दिखते हैं। कहीं ना कहीं वो जो जोश, एक तरह से आप सहमति दिखा रही हैं कि पहले से खराब दूसरा, दूसरे से खराब तीसरा, हाँ, मुझे तो चौथा और भी खराब हो जाएगा। चौथा खराब नहीं, हम ये कैसे कह दें। हो सकता है कुछ और उलट भी हो जाए। हो सकता है कि एक जो मतलब व्यक्तित्व विशेष को बदलने की आवश्यकता महसूस कर रही है ना कहीं? नहीं, व्यक्ति तभी तो चिराग पासवान की जगह बनेगी। मेरा अपना मैं अपना विचार नहीं रख रही हूँ। मेरा विचार क्या है वो अभी पब्लिक के सामने नहीं कहना है जी। मैं संभावनाओं पे बात कर रही हूँ। मेरा बात जो हो रहा है, मेरी जो भी बात हो रही है वो संभावनाओं पे हो रही है, ना कि मेरा कोई अपना व्यक्तिगत विचार है। तो संभावनाओं में मैं देख रही हूँ कि 2025 में नीतीश कुमार की ही संभावना है। ये एक आकलन है, ये मेरा विचार नहीं है। संभावना इसलिए है कि यदि एनडीए की सरकार बनी, तो मेरा ये भी कहना है कि यदि एनडीए की सरकार बनी तो फिलहाल भाजपा नीतीश कुमार पर ही दांव लगाएगी। उसके पास अपना कोई ऐसा चेहरा है नहीं जो बहुत पब्लिक को अट्रैक्ट कर सके। मेरी जो संभावनाएं हैं, मेरा जो आकलन है वो ये कहता है कि आप देखें कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को हराने का काम किया। 147 जगहों पे अपने कैंडिडेट्स उतार दिए थे, आपको याद होगा। हाँ, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। पिछले विधानसभा चुनाव की बिल्कुल। याद अगर हो, बहुत धूमिल तो हुई नहीं है, हाल में ही चुनाव हुए हैं। अगले चुनाव का हमें इंतजार होगा अगले साल 2025 में। तो 147 सीटों पर और एक सीट वो जीते थे। उसमें ध्येय उनका यही था कि नीतीश कुमार को उन्हें पराजित करना है, उनको अपनी साख दिखानी है। इस चुनाव में इसका उल्टा हुआ। हर जगह पे नीतीश कुमार को व्यक्तिगत स्तर पे चिराग पासवान क्या कहते हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, चचा कहते हैं या नहीं कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ,
चचा, मैं अपने तौर पे कहूंगा कि अगर चिराग पासवान उन्हें चचा मानते हैं तो चचा और भतीजा इन दोनों ने मिलकर प्रयास किया है एनडीए के लिए, और कई जगहों पे जेडीयू के कैंडिडेट चिराग पासवान की वजह से जीते हैं, और जेडीयू के जो वोटर्स हैं उन्होंने इन 5 सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवारों को यानी एलजेपी आर के उम्मीदवारों को खुलकर वोट किया है। कहीं विरोधाभास की स्थिति नहीं दिखी है। तो एक तरह से मुझे ये लगता है, मुझे ये संभावना ये भी दिखती है कि अगर इन्हें प्रोजेक्ट किया जाए तो शायद नीतीश कुमार को भी एतराज ना हो। ये मेरा आकलन है, ये मेरी संभावना है। मैं तो फिलहाल उससे अभी सहमत नहीं हूँ खालिद जी, लेकिन चलिए सहमति असहमति यही तो हमारी खूबसूरती है, हमारे कार्यक्रम की खूबसूरती है। मुझे नहीं लगता है कि अभी नीतीश कुमार सत्ता छोड़ेंगे, और अभी हमको लगता है कि चिराग को भी थोड़ा और मैच्योर होने की ज़रूरत है। तो दोनों है, लेकिन मैं आगे वाले चुनाव में मैं उनके लिए पूरी संभावना देखती हूँ। तो फिलहाल हम लोग आप चर्चा समाप्त को करें। छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात होगी, चिराग पासवान को हम सलाह क्या दे सकते हैं, लेकिन हाँ, जो पत्रकारीय अनुभव है मेरा, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आधार को और बढ़ाने का प्रयास करें, एक वर्ग तक ही सीमित ना रहें। दलित मतलब सिर्फ पासवान नहीं, दलित के मतलब बाकी तमाम लोग भी हैं, उनको भी अपने साथ पूरी तरह से उन्हें जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दलित की राजनीति वो कर रहे हैं, तो दलित वर्ग में जितनी भी जातियां हैं उन सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और एक पर्सनल लेवल पे उन्हें जो काम करना चाहिए कि जो उनका जो परिवार अलौली में है, रामविलास पासवान की जो पत्नी वहां जो उनकी रहती है, जो उनका परिवार, उससे संबंध जो उनका होना चाहिए वो काफी अच्छा हो उसी गया स्तर का होना चाहिए, नहीं, और काफी ये बेहतर मेंटेन रहना चाहिए। नहीं काफी बेहतर हो गया है, और उन्होंने इसका काफी इसका काम उन्हें किया, इसका अपने उन्हें लाभ इसका उन्हें लाभ रिलेशनशिप को मिलेगा, डेवलप किया है। इसका उन्हें लाभ पहला मिलेगा। नंबर है। और जी। दूसरा, जैसे जो आप कह रहे थे कि दलित वोटों को वो जोड़े, मेरा अपना कहना है कि सिर्फ दलित वोटों को ही क्यों, जब भी देखिए खास जाति या वर्ग की राजनीति आप जब करते हैं तो कहीं ना कहीं हमेशा आप खतरे में रहते हैं। मुझे लगता है कि अब जैसे तेजस्वी को भी कहना पड़ा है ना कि A to Z की राजनीति करनी है, मेरे ख्याल से जब जन नेता बनना होगा आपको, तो आपको A to Z की राजनीति करनी होगी। कुछ तो और A वास्तविकता to है, Z, ये देखिए A to Z की राजनीति तो करना ही है, हाँ सभी करते हैं, लेकिन कुछ वास्तविकता, कुछ हकीकतें भी हैं, राजनीति की हाँ कुछ हकीकतें बिल्कुल। हैं जो समीकरण है, और इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है कि रामविलास पासवान की पूछ तब और आज चिराग पासवान की पूछ जो हो रही है राजनीति में, वो किस कारण से हो रही है? इसलिए कि उनके पास 6% पासवान वोट है जो ट्रांसफर हो जाता है उनके साथ साथ, उन लीडरशिप से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी कद्र है, सम्मान है। इसे भूलना हमें नहीं चाहिए, ये हकीकत है। A to Z हर राजनेता को इसकी बात करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जाति, धर्म, वर्ग के खिलाफ उसे होना नहीं चाहिए, लेकिन समीकरणों का खेल है, गणित है, और गणित में ये तमाम चीजें आती हैं। जी खालिद जी, हमारी चर्चा काफ़ी अच्छी रही, और हम लोग चिराग पासवान जी को शुभकामनाएं देते हैं कि आगे वो इसी तरह तरक्की करते रहें, और साथ में जनता से भी जुड़े रहें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साथ ही जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप रहें, तभी वास्तविक तरक्की वो कर पाएंगे। दर्शकों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराते रहें। नमस्कार। धन्यवाद।